हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। Homeostasis term was coined by a scientist named as Walter Cannon. अब बेसिकली अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस क्या है, हमारी बॉडी में जो एक पर्टिकुलर स्टेट मेंटेन करनी ज़रूरी है कोई भी अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। जैसे कि अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करना ज़रूरी है, पीएच है तो उसको एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर उस रेंज से डेविएशन होती है तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। तो अब ये जो रेंज है वो मेनटेन कैसे होती है, वो होम्योस्टेसिस की वजह से होती है। सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? Maintenance of steady state inside our body। चाहे बाहर कोई भी environment क्यों ना हो, despite the external environment। सो इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं कि अगर तो होम्योस्टेसिस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, अगर होम्योस्टेसिस हो रही है हमारी बॉडी में जो हमारी लाइफ है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर होम्योस्टेसिस में कोई डिस्टर्बेंस है तो जो है हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी और जो है लाइफ में मतलब बॉडी की मेटाबॉलिज्म में या फिर बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी, या फिर इन शॉर्ट वी कैन से कि डेथ भी हो सकती है। सो इफ़ होम्योस्टेसिस जो है फंक्शनिंग है, नॉन फंक्शनिंग है। अगर फंक्शनिंग है तो लाइफ मेंटेन्ड, अगर नहीं है तो डेथ में आकर। अगर हम बात करें कि होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो सबसे पहले पीएच रेगुलेशन, जो कि बफर सिस्टम से होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस से होता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन, कैल्शियम लेवल, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। ये सब एग्जाम्पल हैं होम्योस्टेसिस के। तो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, तो स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। ये भी होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल है। और अगर 37 डिग्री से कम होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, शिवरिंग होगी, जिसकी वजह से बॉडी में हीट जनरेट होगी। एंड अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी अगर 70 नॉर्मल जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में 70% होती है, मतलब बॉडी में जो 70% होता है वो वाटर होता है। अगर 70% से ज़्यादा है वाटर तो क्या होगा, हेमोडाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो ब्लड है
वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर 70% से कम है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब ये जो बैलेंस मेंटेन करता है वो होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। Now talking about osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन जैसे नाम से पता चलता है, ऑस्मो मतलब कि ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। अब ऑस्मोलैरिटी कैसे रेगुलेट होती है, अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट होती है। विच इज फॉलोड बाय वाटर मूवमेंट। अब ये वाटर मूवमेंट कैसे होता है, ऑस्मोसिस से। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन जो इंडिविजुअल्स हैं, दो टाइप के इंडिविजुअल्स में डिवाइडेड होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑस्मो रेगुलेटर्स। जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं वो तो क्या है, एक्टिवली अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट की ऑस्मोलैरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। They adapt to osmolarity of surrounding. Example: all marine invertebrates and some freshwater invertebrates अब ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो अपोजिट टू ऑस्मो कन्फर्मर्स, जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपनी ऑस्मोलैरिटी जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एक्टिवली मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं, वो जो अपनी ऑस्मोलैरिटी होती है उसको एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो सराउंडिंग की चाहे कोई भी ऑस्मोलैरिटी हो, वो अपनी जो अपनी ऑस्मोलैरिटी होगी वो एनर्जी के थ्रू मेंटेन कर लेंगे। They can actively adjust their osmolarity with the help of ATP. इसका एग्जाम्पल है most vertebrates but except hagfish. ये हैगफिश जो है ये ऑस्मो कन्फर्मर होती है। जैसे कि इसको डिटेल में समझने के लिए अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, वो हमारी बॉडी में होते हैं, मतलब अगर वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हम भी ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, अगर तो आइसोटोनिक मीडियम में होंगे, वो आइसोटोनिक मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है और जो आरबीसीज हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, जितना वाटर
आरबीसी के अंदर जा रहा है उतना ही वाटर आरबीसी के बाहर आएगा, ठीक है। अब जब आरबीसीज हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, मतलब जो सराउंडिंग है उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आरबीसीज के कंपैरिजन में कम है। तो क्या होगा, जो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है मतलब पानी ज़्यादा है बाहर, तो पानी जो है वाटर है बाहर से अंदर आएगा आरबीसीज के अंदर, तो जो आरबीसी है स्वेल हो जाएगी। और अगर हम हाइपरटोनिक मीडियम की बात करें, हाइपरटोनिक मीडियम मतलब जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो सॉल्यूट ज़्यादा है, तो जो पानी है वो आरबीसीज के अंदर से बाहर को जाएगा, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाएंगे आरबीसीज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। थैंक यू।